Hi students, so let us move on to conditional probability now. So I'll be first teaching you all conditional probability, then independent events, and then I'll be taking few problems. So अब ये problems में I'll use the previous concept also, set notation वाला. Okay, so try to understand conditional probability. It's easy. It is noted by P of A slash B. तो इसको read कैसे करते हैं? Probability of A given that B has occurred. So write probability of event A given that B has occurred. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड. तो इसमें क्या होगा ना, इसमें जो आपका सैम्पल स्पेस है वो कम हो जाता है. कैसे, वो सब मैं बताता हूँ. बिकॉज वी आर पुटिंग अ कंडीशन राइट कि बी होगा तब ए का प्रोबेबिलिटी बताओ. बी हो गया, अब ए के होने के चांसेस बताओ. ओके, समथिंग ऑफ दैट फॉर्म. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ वेन डायग्राम. ये ए, ये बी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या बोला था, बी हो गया अब ए के होने के चांसेस बताओ. तो बी तो हो गया, बी हो गया मतलब ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस. अब ए के होने के चांसेस कितने हैं, इतने. सो दैट्स वाइट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. ओके, सो दैट इज द ओवरऑल आंसर. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी. क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ऐसा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन एन ऑफ एस. तो एन ऑफ एस तो कट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन पार्ट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ओके, तो इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड. तो वेन डायग्राम सिखाते टाइम मैंने क्या बताया कि बी हो चुका है, अब ए के होने के चांसेस बताओ. सो दैट्स वाई आई मार्क दिस रीजन. बी हो गया, अब ए के होने के चांसेस कितने बचे, वो जो कॉमन पार्ट है उतने ही चांसेस है. ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल तब प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा. ओके, सो आई जस्ट क्लियर द डायग्राम. अब एक सम देखते हैं. अच्छा, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूँ, पी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड. तो अब ए हो चुका है, बी के होने के चांसेस क्या हो गए. तो ए हो चुका है मतलब ये पार्ट हो चुका है. फिर से बी के होने के चांसेस इज द कॉमन पार्ट. So I hope this is clear. So now let us take an example. Suppose a fair dice is thrown. Define two events A and B such that event A को क्या ले अपन, outcome is greater than 3 and B outcome is prime. ओके, हाँ चलेगा ये. तो अब अगर इसमें मेरे को ये ढूंढना है, सो आउटकम इज ग्रेटर देन 3, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 4, 5, 6. प्राइम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2, 3, 5. आउटकम इज ग्रेटर देन 3. अगर मैं सपोज कंडीशन ही नहीं डालता, मैं सिर्फ तुमको पी ऑफ ए पूछता, तो तुम्हारा आंसर क्या होता, 3 आउट ऑफ 6. बिकॉज सैम्पल स्पेस 6 का है. ओके, वहाँ पे यू आर टेकिंग द एंटायर सैम्पल स्पेस. अब मैंने ऊपर क्या बोला था, सैम्पल स्पेस कम हो जाता है इस केस में. तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, इवेंट बी हो चुका है, फिर ए के होने के चांसेस बताओ. तो मतलब आउटकम प्राइम है, अब आउटकम ग्रेटर देन 3 होने के चांसेस क्या है. सो 1 आउट ऑफ 3. बिकॉज प्राइम मतलब 2, 3, 5 में से कुछ एक होगा, और आउटकम 3 से ज़्यादा होने के चांसेस कितने हो गए, बिकॉज प्राइम है तो 5 पॉसिबल है. तो दैट्स वाई 1/3. ओके,
सो वेट, आई जस्ट राइट दिस प्रॉपरली. और अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं होता तो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑल्सो. 3/6, पी ऑफ बी इज़ 3/6. अब ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 5 है. सो 5/6, सॉरी 1/6, बिकॉज आउटकम 5 इज़ द कॉमन पार्ट. ओके, बस. तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 1/3. और मैंने सम के स्टार्ट में भी बोला था 1/3 आएगा. कैसे? बी हो चुका है तो अब तुम्हारे सैम्पल पॉइंट्स 3 ही हैं, 2, 3 एंड 5. अब ए के होने के चांसेस क्या है? तो ओनली 5 इज पॉसिबल, सो दैट्स वाई 1/3. ओके, सो दैट अप्रोच ऑल्सो यू कैन फॉलो. तो मैं तुमको वेन डायग्राम से इसका फील देता हूँ. सी, वेन डायग्राम में क्या होगा? यहाँ पे आएगा ए, ये बी, सो 5, 2, 3 और ये 4, 6. हाँ, सो बी हो चुका है, मतलब ये हो गया. अब ए के होने के चांसेस बताओ. तो सैम्पल पॉइंट्स तुम्हारे पास टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, सो देयरफॉर 3. और ए के होने के चांसेस एक ही है बस. सो या, दिस इज द वे, दिस इज अनदर अप्रोच. और एल्स अगर वेन डायग्राम क्लिक नहीं होता तो ये अपना ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर सकते हो. बेस्ट, टेंशन ही नहीं इसमें. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट. या okay, so I have written a problem. Let us solve this. P of A is half, P of B is 1/3, P of A dash intersection B dash. तो चलो डेटा यूज़ करते हैं अब. तो मैंने बोला था ना इसमें अब सेट थियोरेटिकल नोटेशंस आएगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया. सो मेक श्योर यू आर वाचिंग द लेक्चर्स इन अ सीक्वेंस. एंड एज आई हैव बीन टेलिंग, यू कैन, इन केस टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है तो वॉच इट इन 1.5x. ओके, so even at that speed you will be able to understand. तो डेटा ये दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना दिया है? 5/12. अच्छा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ कैन आई राइट दिस एज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज 5/12. अच्छा, तो अब वेन डायग्राम जब मैं बनाता हूँ तो ये रीजन का प्रोबेबिलिटी 5/12 है, बिकॉज ए यूनियन बी के बाहर है वो. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो जो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा? ऑटोमेटिकली 7/12, बिकॉज अगर बाहर के स्पेस का प्रोबेबिलिटी इज 5/12 तो जो अंदर मैंने शेड किया है पूरे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7/12. ओके, सो इनफैक्ट इसी को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं. सो ए यूनियन बी is 7/12. Okay, so now I'll again mark the region 1, 2, 3 और इसको 4 बोलते हैं. अच्छा, अब क्या क्या दिया है? P of A, P of B दिया है. ठीक है, तो इसको अल्फ़ा बोल दिया मैंने, मिडिल वाले को. कभी भी अंदर से बाहर जाने का ट्राई करो. ओके, सो यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. So I know that P of A is half. So if I write this part as half minus alpha तो तुमको प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होना चाहिए, बिकॉज P of A हाफ बोल रहा हूँ तब दैट मीन्स ये एंटायर पार्ट आ रहा है. अब मुझे सिर्फ रीजन 1 निकालना है तो हाफ माइनस अल्फा होगा वो, बिकॉज मैंने बीच वाले रीजन को अल्फा बोला है. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज. जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है दैट इज़ द रीजन्स आई एम मार्किंग. तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4. तो आई अगेन रिपीट. तो मैंने सम स्टार्ट कैसे किया? मैंने मिडिल पार्ट के प्रोबेबिलिटी को अल्फ़ा बोल दिया. ओके, मिडिल पार्ट को अल्फ़ा बोल दिया. अब पी ऑफ ए क्वेश्चन में कितना दिया है? हाफ दिया है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी इतने रीजन का. तो वो कितना होगा? हाफ माइनस अल्फ़ा. ओके,
सिमिलरली यू ऑल टेल मी ये कितना होगा, 1/3 माइनस अल्फा होगा. ओके, सो अब P of A union B is P of A union B कितना होगा, this प्लस दिस प्लस दिस 1 2 3. तो मैंने 1 2 3 का तो प्रोबेबिलिटी निकाल के रखा है. ओके, तो टेंशन ही ख़त्म. हाफ माइनस अल्फ़ा प्लस 1/3 माइनस अल्फ़ा. और ये कितना दिया है अपने को, 7/12 मिला है. अल्फ़ा अल्फ़ा कट, हाफ प्लस 1/3 minus alpha. So alpha comes here. This gives me 5/6 minus 7/12. So this is 6 into 2, 10. 10 minus 7, 3. 3/12. अल्फ़ा 1/4 आ गया. तो ठीक है, अब मैं फिर से वेन डायग्राम बनाता हूँ. अल्फ़ा 1/4 आ गया ना. सो बेटर वेन डायग्राम नाउ. तो ये कितना मिला, 5/12. ये कितना मिला, 1/4. हाफ माइनस 1/4 इज अगेन 1/4. 1/3 माइनस दिस इज 1/12. यस, ये फाइनल. और रीजन्स मार्क कर देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4. ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या पूछा है. क्या पूछा है, ए यूनियन बी डैश चलेगा. ए यूनियन बी डैश, तो व्हेन आई से ए तो क्या क्या आएगा, 1 और 2 आएगा. और इसका यूनियन किसके साथ, बी डैश के साथ. बी डैश बोलोगे तो क्या क्या आएगा, इसको छोड़ के सब, यानी 1 एंड 4. दोनों का यूनियन क्या क्या आएगा अब, 1 2 एंड 4. तो 1 2 एंड 4 के तो प्रोबेबिलिटीज पता है अपने को. ओके, 1 2 एंड 4 का प्रोबेबिलिटीज क्या है, 1/4 1/4 प्लस 5/12. सो हाफ प्लस दिस 6 प्लस 5 11/12 आना चाहिए. ओके, सो कैलकुलेशंस यू कैन चेक. कंसेप्ट समझो तुम लोग, ओके, कि कैसे अप्रोच कर रहा हूँ मैं इस प्रॉब्लम को. सो आंसर इज 11/12. नेक्स्ट पार्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी. ओके, ए डैश इंटरसेक्शन बी. तो ए डैश बोला मतलब क्या क्या आ गया, 3 एंड 4 आ गया. बी बोलोगे तो क्या क्या आएगा, 2 और 3 आएगा. दोनों का इंटरसेक्शन 3. सो रीजन 3 इज 1/12. Okay, as easy as this, because you have already now studied the set theoretical notation. तो अगर वो पार्ट समझ गया तो ये बहुत फटाफट आएगा. और अगर वो पार्ट नहीं समझा तो प्लीज़ अगेन वॉच द वीडियो, प्रीवियस वीडियो. ओके, प्लीज़ वॉच इट. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड. ठीक है, probability of A given that B has occurred. So it's like probability of A intersection B upon P of B. P of B मतलब region 2 and 3. P of B मतलब 2 and 3 and A intersection B मतलब only 2. तो only 2 मतलब उसका probability कितना है, 1/4. और 2 और 3 का मिला के कितना होगा, 1/4 प्लस 1/12. इधर देखना है, इधर only 2 when I am telling it is 1/4. 2 प्लस 3 कितना होगा, 1/4 प्लस 1/12. तो ये आपका फाइनल आंसर. सो दिस वुड बी 1/4
3 + 1 upon 12, तो ये आएगा 3/4. ओके, 3/4 इज द आंसर. अब a डैश गिवन दैट b, ठीक है, p ऑफ a डैश गिवन दैट b. सो अगेन p ऑफ b कितना है? 3 + 2. नाउ दे आर टेलिंग अब a नहीं होना चाहिए, b हो गया है बट a नहीं होना चाहिए. तो दैट मीन्स अब ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला, बिकॉज अगर 2 ले लोगे तो मतलब वो तो a का पोर्शन है. सो नाउ दे आर टेलिंग a डैश, so a शुड नॉट हैपन बट b हैज अकर्ड. सो 3 upon 2 + 3. So this is 1/12 upon 1/4 plus 1/12. थ्री प्लस 1/4, 1/4. ये आना ही था 1/4 बिकॉज इसी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बिकॉज दिस इज p ऑफ a गिवन b एंड दिस इज p ऑफ a डैश गिवन b. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट आना ही था वो. सो दिस आंसर इज करेक्ट. अच्छा, फिफ्थ क्या बोला है? फिफ्थ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. चलो लिखते हैं इसको आराम से. a यूनियन b डैश गिवन दैट a यूनियन b. ओके, तो गिवन दैट a यूनियन b मतलब 1, 2 एंड 3. रीजन 1, 2 एंड 3 हो गया ना. a यूनियन b मतलब ये पूरा ये तुम्हारा a यूनियन b. एंड देन दे आर टेलिंग a यूनियन b तो मिल गया 1, 2, 3. a यूनियन b डैश, तो a बोलोगे तब 1 और 2 आएगा, b डैश बोलोगे तब 1 और 4 आएगा. तो इसका यूनियन क्या होगा? 1, 2 एंड 4. ओके, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सी, राइट नाउ what I'm trying to find is p of a given that a यूनियन b. तो a यूनियन b हो गया. अब a यूनियन b डैश आने के चांसेस क्या है? तो a यूनियन b बोलोगे मतलब 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 हो गया. अब 1, 2, 4 आने के क्या चांसेस है? तो 4 तो आ ही नहीं सकता. तो वी जस्ट राइट 1 + 2 बिकॉज a यूनियन b हुआ है. देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b डैश. सो डोंट हैव दैट डाउट कि इसमें मैंने 1 to 4 तो लिखा है बट 4 को क्यों नहीं लिया. अरे बिकॉज 4 ले ही नहीं सकता. आउटकम के पॉसिबिलिटीज ही 1, 2, 3 है. रीजन 1, 2, 3, फोर्थ आ रहा ही नहीं है. तो हाउ कैन आई टेक द फोर्थ रीजन? ओके, अग्रीड a यूनियन b डैश इज 1, 2, 4. बट हुआ क्या है तुम्हारे सामने? 1, 2, 3 हुआ है ना, उसमें से अपने को चूज करना है. सो आई कैन चूज ओनली 1, 2. यस, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, 1 + 2 कितना है? 1/4 + 1/4. और a यूनियन b तो शायद ऊपर फाइंड किया था ना. कितना है? 7/12. तो ये 6/7 इज द आंसर. सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. फर्स्ट टाइम मे बी यूल फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज वो सेट थियोरी के पिछले लेक्चर पे कमांड आना चाहिए अच्छा रीजन वाले पार्ट पे, फिर ये सब बहुत स्मूथली जाएगा. ओके, सो यस, so now I want to discuss independent events with you all and then we'll take more problems in the upcoming videos. So independent events, मैंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया था, तो अब इसको थोड़ा और देखते हैं. इफ A and B are independent events,
then P of A given that B has occurred is P of A only. कैसे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. ओके, सो अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर. ओके, सो वापस एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो रिमेंबर इट दिस वे, यू विल नेवर फॉरगेट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोला था मैंने कि आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या ये दो इवेंट साथ में हो सकता है. अगर आंसर मिला हाँ तो इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर आंसर मिला ना तो इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, तो उसके लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देखो प्रोबेबिलिटी का, इस प्लेलिस्ट का, इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज. वहाँ पे बहुत क्लियरली समझाया मैंने. सो इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए. एंड ये फॉर्मूला तो अपने को अभी देखा था, यूज़ किया था. P of A into P of B. Similarly, ये भी क्या होगा? P of B होगा. If A and B are independent, then probability of B given that A has occurred. अरे A हो या ना हो, B के होने पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, तो it will be P of B only. Again, this is P of A into P of B. So in short, what do I want to say is कि for independent events, P of A intersection B is P of A into P of B. Okay. I'm not discussing the independence of 4 events, 3 events or 5 events because then that would be out of the scope over here. Okay. You have to check all the subsets की जितने possible combinations है सब check करने पड़ते हैं. तो I'm not getting into all that right now. हाँ, ये independent events हो गया. तो अब मैं एक addition rule का बहुत important formula लिखने जा रहा हूँ. So I'll write it as a note. तो note 1, for independent events A and B, नहीं ऐसा नहीं लिखते, सॉरी. If A and B are two independent events, if A and B are two independent events, then P of A union B का फॉर्मूला क्या होता है? P of A plus P of B minus P of A intersection B. बट P of A intersection B क्या होगा? P of A into P of B. ओके, ये याद रखना. सो ये हो गया नोट 1. नाउ नोट 2. इफ A and B are mutually exclusive, if they are mutually exclusive, so A union B is what? P of A plus P of B. बट ये तो ज़ीरो होता है ना, ये ज़ीरो होता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता. सो दिस इज व्हाट P of A plus P of B. खत्म. ओके, सो बस इतना याद रखना है तुम लोग को. ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर. इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन. ओके, एकदम शांति से और बहुत ध्यान से देखना, सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. And in case if you're not watching the playlist in a sequence, then please watch the playlist in a sequence, then you'll definitely understand the things. Okay, so I'll come up with my next video very soon. Till then, stay tuned, goodbye and thank you.